अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चले और बवाल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यूपी की असेंबली का सेशन सत्ता पक्ष और विपक्ष की मुठभेड़ का स्थल है और जनता के नाम पर दोनों आपस में लड़ते हैं, तकरार होती है, नोकझोंक होती है और आजकल तो अब लाइव प्रसारण भी होने लगा है। इसके पहले जब लाइव प्रसारण नहीं होता था तब का माहौल अलग था, लेकिन अब जब विधायकों को पता है और नेता को पता है कि सब जनता देख रही है, विधानसभा का माहौल ही बदला हुआ है। आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश असेंबली में सदन में मचे संग्राम और जनता का कैसे होगा काम, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज ठन गई किसमें? सत्ता पक्ष और विपक्ष, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आज आमने सामने। आज हो गई बात दोनों में। मुद्दा क्या था? स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। बस बात शुरू हुई तो दोनों एक दूसरे से मुकाबिल हो गए और फिर जो सदन में 1 घंटे दोनों की स्पीच चली, लोगों ने बस सुना और आज भारी बवाल हुआ। बहुत कम ऐसा होता है कि विधानसभा इतनी शानदार तरीके से चले। इसके लिए निश्चित तौर पर स्पीकर सतीश महाना को बधाई दी जानी चाहिए, शुभकामनाएं दी जानी चाहिए कि उन्होंने विपरीत हालात में भी सदन की व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया और सतीश महाना ने सुचारू रूप से सदन को चलने दिया, संचालित होने दिया। यही हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आज जब प्रतिपक्ष, विपक्ष पूरी ताकत के साथ सत्ता पक्ष के विरोध के लिए अड़ा हुआ था, भयंकर नारेबाजी, सामान्य परिस्थिति में सदन स्थगित हो जाता है, पर सतीश महाना अड़ गए, सदन स्थगित नहीं करूंगा। और वाकई नहीं किया, काबिले तारीफ बात। तो फिर जब सदन स्थगित नहीं होगा तो क्या होगा? काम होगा। और काम कहाँ शुरू हुआ? आज स्वास्थ्य विभाग पे। नेता प्रतिपक्ष ने आज स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा, गंभीर आरोप लगाए, गिन कर आरोप लगाए और बड़े आरोप लगाए। व्यक्तिगत छीटाकशी से भी उन्होंने की। जवाब देना था डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, लेकिन जब सरकार पर इतने आरोप लग गए तो मुख्यमंत्री यानी नेता सदन खुद खड़े हो गए। अब बात गई फंस, यानी नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों में बैटिंग शुरू, खेल शुरू, टेनिस का, इधर से उधर से। और बड़ी तकरार हुई 1 घंटे तक, देखने लायक दृश्य था। इधर से अखिलेश यादव, उधर से योगी आदित्यनाथ, इधर से आरोप, उधर से जवाब और जवाब के साथ हमला, डिफेंस, अटैक। यही सब सुनने देखने तो जनता आती है। यही देखना चाहती है जनता कि विपक्ष, जिसको उसने सरकार पर नजर रखने के लिए चुना है, वो क्या कर रहा है, सरकार पर ठीक नजर रख रहा है कि नहीं, और सरकार जो बहुमत के साथ बैठी हुई है वो काम अपना आगे कैसे बढ़ाए और विपक्ष के विरोध का सामना करते हुए भी कैसे आगे बढ़े। ये बात का ज्वलंत प्रमाण दिखा। लेकिन आज केंद्र बिंदु क्या था? स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का विभाग और अखिलेश यादव आज फायर थे उनके ऊपर। व्यक्तिगत छीटाकशी भी खूब हुई, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा भी खूब किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सतीश महाना की तारीफ होनी चाहिए। सदन स्थगित नहीं किया, उन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड मेंटेन रखा है अभी तक, यानी सत्ता पक्ष को भी उनको संरक्षण हासिल है और विपक्ष का भी। ऐसा रेयर मिलता है। इसलिए कहता हूं कि जब सदन चले ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आजकल सदन की कार्रवाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। तो ये दोनों आए कैसे सामने और क्या ऐसा हुआ? कौन सी ऐसी चिंगारी फूटी? क्या ऐसा मोड़ आया? कौन सा ऐसे डायलॉग आए और कौन सी ऐसी बात आई कि आज नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन एकदम आमने सामने और संवाद शुरू हो गया। डायलॉग, आरोप प्रत्यारोप, अटैक, आरोप प्रत्यारोप, अटैक, बड़ा जबरदस्त। मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है आप इन दोनों को बयान खुद सुनो। दोनों को लोगों को टीवी स्क्रीन पे लाया जाए। आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है।
और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें, एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। कि बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। और उनको यह भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा, उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं, वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अपने सभी प्रवक्ता लोगों से, अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिबेट में संयम बरतें, धैर्य बरतें और अपनी बारी आने पर ही बोलें, क्योंकि जब आप अपनी बारी पे बोलते हैं ना तो बात बहुत प्रभावशाली तरीके से जाती है, बजाय एक दूसरे से उलझने की। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आराधना मिश्रा नेता विधानमंडल दल हैं कांग्रेस से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, संजय बेचन जी बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आजकल विपक्ष बहुत आक्रामक है, बहुत हमलावर है और आज तो व्यक्तिगत छींटाकशी भी हो गई और काफ़ी कुछ सरकार को घेरने की कोशिश हुई, तो बीजेपी इस पर क्या नज़रिया रखती है? देखिए ब्रजेश जी, सदन लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सदन चलेगा कैसे? नियम और कानून से चलता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमामयी पद पर हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाने के अपने नियम है। मुझे लगता है कि आराधना जी हैं जो सदन के अंदर है, बाकी सभी लोग तो सदन के बाहर के लोग हैं। सुनील साजन जी को भी अनुभव रहा है, तो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। कोई बात नहीं, अगली बार आप भी सदन का हिस्सा होंगे। नहीं, वो एक विषय है। मैंने इसलिए इस विषय को कहा कि अगर कहीं गलती होगी तो लोग टोक सकते हैं, बता सकते हैं। तो सदन के अंदर तो नियम और कानून से ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जैसा आप लोगों ने भी देखा कि नेता प्रतिपक्ष नियम 311 पर अड़ गए, बाद में हंगामा काटा, समय नष्ट किया, फिर 56 पर मान गए और बहस हुई। यानी सरकार की मंशा है बहस हो, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव जी फैब्रिकेटेड आरोपों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। कल सड़क पर बैठ गए, आज सदन को बाधित करने का प्रयास किया। जो आरोप लगाए बिना आंकड़ों के थे। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जो समाजवादी पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था ब्रजेश जी, आपको जरूर याद होगा कि स्वर्गीय अहमद हसन जी स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, उनके कॉल पे भी एम्बुलेंस नहीं आई थी। अखिलेश यादव जी शायद भूल गए, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इंसेफेलाइटिस की चर्चा आवश्यक है। हमारी सरकार जब बनी थी उसके पूर्व में इन्हीं महीनों में, जिस महीने में हम आप चर्चा कर रहे हैं, इस बरसात के महीनों में जो हमारा पूर्वांचल का इलाका है, वहां इस बीमारी से सैकड़ों नौनिहाल कालकलवित होते थे। वो दर गिरते गिरते आज की तारीख में 0 तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से अगर आंकड़ों के सहारे और सही सवाल खड़े हो तो जरूर जनहित होगा। एक काम क्यों नहीं करते मनीष जी, आप विपक्ष को सीधी चुनौती दीजिए
कि आओ सदन में हेल्थ व्यवस्था पर बात करते हैं, डिबेट कर लेते हैं। आप चुनौती दीजिए। ब्रजेश जी, सदन के अंदर जो माननीय सदस्य लोग हैं, ये काम उनके जिम्मे है। हम आप तो जब टीवी पे हैं तो जो डिबेट हो रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है, सरकार का क्या पक्ष है, मैं वो रख रहा हूं। सदन के अंदर जब रहेंगे तो उसकी भी चुनौती हम देंगे। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया। भाई आप लोग हंगामा ही करेंगे कि कुछ काम भी सरकार सदन में होने देंगे? ब्रजेश जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। और आपने भी शुरुआत में कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, कि सरकार सर आपको चौकीदार चुना है सरकार का कि आप उन पर नजर रखो। हाँ तो चौकीदार हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। और समाजवादी पार्टी तो ठीक है, विपक्ष के नाते चौकीदार है। मनीष जी को मैं बता दूं कि आप हम पे मत जाइए। आप बताइए, आपके स्वास्थ्य मंत्री लगातार जब दौरा करते हैं, जांच करते हैं, छापा मारते हैं तो कहते हैं दवा नहीं, एक्सपायरी डेट है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, पैसे लिए जाते हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं। अरे आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं वो कह रहे हैं। अरे बताइए, जो जिनके पास नगर विकास है उन्हीं की गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है। जो बिजली मंत्री हैं वो बिजली के उजाले में जांच नहीं कर रहे हैं, टार्च और मोबाइल से देख करके वो जांच कर रहे हैं। तो आप बताइए ना क्या हो रहा। आपका विधायक आरोप लगा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कई अरबों की जमीन का घोटाला हो गया, फोन किया जाता है। अगर भ्रष्टाचार की गंगा मुख्यमंत्री के दफ्तर से बह रही है तो सब जगह जा रही होगी, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर तक जा रही होगी, सब तृप्त हो रहे होंगे। आपके मंत्री कानून व्यवस्था के खिलाफ सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। ये तो आपके हालात हैं। समाजवादी पार्टी के कल नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल अपने विधायकों के साथ पैदल आना चाहते थे सदन में। कौन सा नियम है कि आप विधायकों को सदन आने से रोक देंगे, वो भी पैदल? अरे भाई बड़ी बड़ी गाड़ी उससे आ जाओ ना, पैदल क्यों आओगे? इतना कष्ट क्यों करोगे? गाड़ी से आ जाओ। मैं वो हाँ ठीक बात है। अगर हम गाड़ी से आ जाते, जो भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे कि डीजल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस के दाम सस्ते हो जाएंगे, मुझे लगता महंगाई आसमान छू रही है तो आम आदमी तो पैदल हो गया है। तो समाजवादी पार्टी के सभी विधायक पैदल आना चाहते थे। कौन सी दिक्कत थी? किस नियम कानून की बात कर रहे हैं और किस नियम से सरकार चल रही है जी। आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद, हम भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन सरकार जवाब दे। और आपने जो कहा, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, मनीष जी अपनी सरकार से पूछ लीजिए कि कल वो किस मुद्दे पर बहस करना चाहती, समाजवादी पार्टी उसी मुद्दे पर बहस करेगी। बेरोजगारी पे आप बात करना चाहते हैं, धन्यवाद, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा, बहुत शुक्रिया। चाहते हैं महंगाई पे बात करना चाहते हैं, आप किस मुद्दे पर सरकार एक कोई मुद्दा बता दे जिसका उसके पास जवाब हो, समाजवादी पार्टी उसी पे बहस करने को तैयार है। देखो आजकल होता है लाइव प्रसारण और 11 बजे से आता है, बहुत मजा टीवी देखने में। तो आप लोग चाहे जो डिबेट करो, हम तो पूरा देखते हैं और पूरे मजे लेते हैं, सुनते हैं। आराधना मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, नेता विधानमंडल हैं, कांग्रेस से विधायक भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका आराधना जी कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। चूँकि आप सदन का हिस्सा हैं, इसलिए आप हमें बताएं कि सदन की प्रक्रिया क्या ठीक रूप से चल रही है, वहाँ सही तरीके से चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है, विपक्ष को बोलने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और सरकार क्या कर रही है। अगर इसका आकलन करना है तो पिछले 5 साल का विधानसभा कितनी चली है, इसका रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। अभी जब से ये नई सरकार बनी है, मात्र 9 दिन सदन चला है, कल आज मिला लें तो 11 दिन हो जाएंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है सदन में चर्चा कराने के लिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि नियम है 90 दिन का सदन चलना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, हमने तो लगातार इस मांग को उठाया है कि आप अभी भी ये अल्प समय का सदन है, 19 तारीख से 23 तारीख तक का सदन, जिसमें एक दिन निकल गया जो हमारे विधायक थे, सिटिंग विधायक, उनके देहांत पर आज का दिन निकल गया, 2 दिन और है हमारे पास। तो क्या इस प्रदेश में जिसकी 24 करोड़ की आबादी है और जिसमें इतने गंभीर विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं पे हो रहे अपराध, इन क्या मुद्दों पर इतने कम समय में चर्चा हो सकती है? अब आज मैंने ही महंगाई पर नियम 56 में चर्चा कराने के लिए नोटिस दी थी, नहीं दी गई, अस्वीकार कर दी गई, मैं फिर दूंगी उसको। पर मुद्दा ये नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, जैसा साजन जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है ये। अगर हम वहाँ सदन में बैठे हैं तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, पर ये कब होगा? जब सदन चलेगा तब ना। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये जाहिर सी बात है कि हम विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है सदन चलाने की। हम तो चाहते हैं, हम तो क्या कह रहे हैं कि आप परस्पर चर्चा सहयोग एक दूसरे का सदन में चल रहा है? सही मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं, अब आप मुझे बता दीजिए ब्रिजेश जी, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे हो रहे अपराध, क्या ये गंभीर विषय नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहुत गंभीर विषय है, खुलकर बात अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल ने भी पूरी तरह से उसको दिखाया, लखीमपुर में जिस तरह की घटना हुई, आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात सरकार करती है। मैं तो गई थी वहां पे, डेलीगेशन कांग्रेस का गया था आदरणीय प्रियंका जी के अनुरोध पर, मैं वहां पे परिवार से मिलकर, आप मुझे ये एक बात बताइए कि दिन के 2:30 बजे दिन में गांव के बीच ये घर है, एक माँ के घर के आंगन से 2 बेटियों को ले जाया जाता है, उठा के ले जाया जाता है, माँ दौड़ती है कुछ दूर तक, उसकी आंखों के सामने। जब वो पिता को सूचना देती है तो बदहवास पिता घंटों अपनी बेटियों को ढूंढता रहता है, गांव के लोग उनके साथ ढूंढते हैं। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिंदा बेटियां जिसको उसने कुछ घंटों पहले देखा हो, जब उसको बेटियां मिलती हैं तो जिंदा नहीं मिलती, पेड़ पे लटकी हुई 2 लाशें मिलती हैं। और सरकार इसलिए पीठ थपथपा रही है कि हमने कार्रवाई की। अरे मैं पूछना चाहती हूं कि कब तक इस उत्तर प्रदेश में यही रामराज है? बेटियां जिंदा जलाई जाएंगी, बेटियों को मार करके पेड़ पे टांग दिया जाएगा। क्या ये गंभीर मुद्दे नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार की जवाबदेही इन मुद्दों पे नहीं बनती है? और अगर ये विषय है और अगर विपक्ष पूछ रहा है तो सदन में सरकार का रुख क्या रहता है? आप लोग तो चूंकि अंदर का पार्ट है, इसलिए आप बेहतर बता पाएंगे कि सरकार क्या विपक्ष के उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करती है सदन में या नहीं? देखिए, सरकार तो हर मुद्दे पर ये बताना चाहती है कि वो सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है, उत्कृष्ट काम कर रही है। हर चीज में वो देश में नंबर 1 है, विश्व में सबसे पहली बार ये काम हो रहा है। पर क्या वास्तविकता है प्रदेश की, चाहे वो महंगाई हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, खासकर महिलाओं प्रति अपराध में अनएम्प्लॉयमेंट हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो, रोज नए आयाम अखबारों में और टीवी चैनलों पे रोज सलामी देते हैं उत्तर प्रदेश के नाम पर। तो पर ये विषय, पर मैंने सुना है कि महिला विधायकों के नाम एक दिन समर्पित किया गया है, तो क्या आराधना मिश्रा ये बताना चाहेंगी कि वो कौन सा मुद्दा सदन में उठाएंगी? देखिए, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के सदन में पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे देश में कि महिलाओं के लिए ये समय आरक्षित किया गया, इसके लिए मैं बधाई दूंगी। और पूरे संपूर्ण विपक्ष ने, जब हमारी ये बैठक हुई सर्वदलीय और कार्यमंत्रणा की, तो उस पर सबने बधाई दी अध्यक्ष जी को और सरकार को कि बड़ा स्वागत योग्य कदम है। 47 महिला सदस्य हैं हमारे, और उन सबकी ये मांग थी और उस मांग को स्वीकारा माननीय अध्यक्ष जी ने। वो अपनी बातों को सदन में रख पाए, समाज के जो विशेष मुद्दे हैं, मुझे उम्मीद है कि ऊपर चर्चा वो आप करेंगी, मिले हुए समय का सदुपयोग सदन में करेंगे, की बातों को रखेंगे।
जी मुझे उम्मीद है कि सदन में जो आपको समय मिलेगा बोलने के लिए आप उसका सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल, हम सब लोग मिलकर के एक सकारात्मक बहस महिला सशक्तिकरण के लिए करेंगे और यही उद्देश्य है उस दिन महिला सदस्यों को बोलने देने का। शुक्रिया आपका। मैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। सरकार तो तैयार है, कर लो बहस, दम हो तो आओ। कहाँ तैयार है ब्रिजेश जी? है तैयार, आओ। कहाँ दिख रही है? ना तो रोड पे बहस करने को तैयार है, ना तो सदन में बहस करने को तैयार क्यों, है। आज तो जवाब मिला। आप बताइए। नहीं, कौन सा जवाब? ऐसे जवाब अगर आपको खाली कागजी जवाब देने हैं तो इससे क्या जनता का पेट भर जाएगा? आप क्या कुश्ती चाहते हो क्या? हो तो भूखे- सामना सामना हो रहा है, देखिए आमने सामने सवाल जवाब लो। बिल्कुल। डिफेंस है, अटैक है। ब्रिजेश जी, भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। आप बताइए, अगर विपक्ष पैदल अगर जो है मार्च करना चाहता है, या अगर आप अपने ऑफिस अपने घर से अगर पैदल आना चाहते हैं, तो ब्रिजेश जी इस पे भी कानून है क्या कि पैदल नहीं आ सकते? क्यों ऑडी से समय ही आना बर्बाद है। करोगे? आ जाओ गाड़ी में बैठ के। आप नहीं समय पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि विपक्ष की जो मजबूत आवाज है वो अगर जनता के कानों तक पहुंचेगी तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। भाई कागज तो सारे गुलाबी हैं इनके, तो अब कागज गुलाबी हैं तो इनको लगता है बस कागज ही पढ़ते रहो इधर से उधर, पर जो धरातल पे सच्चाई है उसकी चर्चा मत पर करो। मनीष ने देखो कहा ना कि बिन नियम के तहत बहस करो। बात सही है, असेंबली तो नियम से चलती है। नियम तो ये है कि विपक्ष का काम है आपके जो कुकर्म हैं उनको उजागर करना। जब हम कुकर्म को उजागर करते हैं तो आप कहते हैं विपक्ष का तो कोई लेना देना ही नहीं है। साहब, हम तो इसको विपक्ष को मानते ही नहीं। हम तो समाजवादी, मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया कि साहब समाजवादी पार्टी को तो कोई व्यक्ति स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है। पर समाजवादी पार्टी से अगर कोई विधायक टूट के मुख्यमंत्री जी की पार्टी में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ले, तो उसको गले से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे उसको कि हाँ आओ, वेलकम वेलकम, एमिनेंट पर्सन। हाँ बिल्कुल, उसको गंगा जल से उसका अभिषेक कर देंगे और उसके सारे पाप धुल जाएंगे। पर समाजवादी पार्टी को समाज में कोई जगह देने को तैयार नहीं है। आप बताइए किस तरीके की मतलब गणना हो रही है? अंदर से काफी नाराज दिख रहे हो मुझे। नहीं, नाराजगी की बात है। अब हम आपको अपने विधायकों की चर्चा करें। हमारे विधायक हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने पूछा कि भाई आप संविदा कर्मियों को आप आरक्षण क्यों नहीं देते हो? तो उसमें जवाब आया, हम संविदा कर्मी को हायर ही नहीं करते, हमारे पास कोई नीति नहीं है संविदा कर्मियों पे को रखने की, संविदा पे लोगों को रखने की हमने नीति खत्म कर रखी है। आउटसोर्सिंग तो है, आउटसोर्सिंग चलती है। हाँ, तो हमने तो संविदा नहीं होती, अब तो आउटसोर्सिंग कर आउटसोर्सिंग। तो हमने जब जवाब, आप क्वेश्चन आउटसोर्सिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं होता भाई संविधान के अंदर अगर रिजर्वेशन का राइट है तो आप आउटसोर्सिंग के अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे? भाई प्राइवेट में रिजर्वेशन वैसे ही नहीं अवेलेबल है, और सरकारी में कम से कम आप आउटसोर्सिंग के ऊपर रख रहे हो, तो आप तो रिजर्वेशन को कुचलने की कोशिश कर रहे हो। सदन में सरकार के जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। हमारे सिवाल खास के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद जी, उन्होंने पूछा कि साहब हमारी विधानसभा सिवाल खास में इस ग्राम में आप क्या स्कूल का निर्माण करेंगे? जवाब आया, नहीं करेंगे। मतलब आप स्कूल के निर्माण पे आप जवाब दे रहे हो, नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करोगे, इसका भी तो जवाब दो। तो हर गांव में थोड़ी स्कूल बना देंगे। नहीं, आप ब्रिजेश जी बताइए, क्या मतलब अब बेसिक शिक्षा मंत्री से अगर हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं एक विधानसभा के अंदर, तो आप ये जवाब दे दो कि साहब हम नहीं करेंगे। पर आपकी पार्टी के 8 विधायक हैं जी, कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। वहां देखो कांग्रेस वाले 2 हैं लेकिन बवाल काटे रहते हैं। नहीं ब्रिजेश जी, हमारे विधायकों ने जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया, और उसके जो जवाब सरकार दे रही है वो मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से हजारतमक है। आप सुनिए तो, मतलब हमारे राजपाल बालियान जी हमारे नेता सदन हैं, नेता सदन नहीं, नेता विधानमंडल, हाँ नेता विधानमंडल दल हैं। उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि हमारी ग्राम सभा के अंदर जल भराव हो गया, पार्टी हो के नेता सदन बन जाओगे तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? नेता विधानमंडल दल हैं, बिल्कुल मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसा ना करो दोस्त। नहीं, बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ मैं ब्रिजेश जी। और तो उन्होंने पूछा कि हमारी विधानसभा के अंदर जल भरा हुआ, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। वो कह रहे हैं साहब हम सफाई कर्मचारी लगा के उसकी सफाई करवा रहे हैं, पर अच्छा, ये नहीं बताया कि ये पानी उठाया। दोबारा ना भरे, इसके लिए क्या करेंगे? आराधना जी ने एक इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि सदन बहुत कम चल रहा है, सिर्फ 9 दिन चला और 2 दिन इधर जोड़ लो 11 दिन। बात तो उन्होंने इंपॉर्टेंट कही। देखिए, सदन कम से कम 120 दिन चलना चाहिए, और आपको अगर चुन के भेजा है जनता ने, तो इसीलिए चुन के भेजा है कि सदन के अंदर आप काम करें और आप विपक्ष को भी सुने और उनकी जो भी जन समस्याएं हैं। 120 दिन तो ज्यादा है, कोई विधायक इतना रुक ही नहीं पाएगा, क्षेत्र में मारपीट हो जाएगी। नहीं, क्षेत्र में कौन सी मारपीट हो जाएगी? नोएडा के अंदर भ्रष्टाचार की दीवार गिर गई सरकारी, उसके ऊपर तो चर्चा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अब बताइए, आप 4 दिन के अंदर
हमको अगर सवाल पूछना है नोएडा के ऊपर कि भाई ये भ्रष्टाचार की दीवार जो आपकी गिरी है जिसमें 4 मृत्यु हो गई हैं, इसके लिए आप जवाब दे दीजिए, हम कैसे पूछेंगे? तो भाई आधे से ज्यादा सवाल तो आप हमारे लेते नहीं हो। कल सदन में लगाओ सवाल, पार्टी वालों से बोलो। कल इन्होंने महिलाओं के लिए सारा समय दे रखा है, भाई हमारे पास कोई महिला विधायक है नहीं, तो वैसे भी हमारी पार्टी कोई सवाल नहीं पूछ सकती। अरे तो हाथ जोड़ लो आराधना जी के, आप तो सवाल ले लेंगे, एक सवाल उधार का पूछ लेंगे, उसमें क्या है सर? आप विजय जी खुद समझिए इस चीज की गंभीरता को समझिए कि आप 7 दिन के अंदर बजट सत्र निपटा देते हो, जो कि 20 से 25 दिन चलना चाहिए था कम से कम। आदमी कैसे जन समस्याओं को रखेगा? आप ये ठीक बात है कि मानसून सत्र निपटा देते हो। सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका। इन दिनों आप उत्तर प्रदेश की असेंबली देख रहे होंगे टीवी पे, बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे तो आता है। जी जी, आवाज चली गई। आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय जी? ब्रजेश जी आपकी आवाज अचानक। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको सर, आप बोल रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सदन में इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। मैंने भी आज देखा। देखिए मुझे, मेरी समझ से प्रतिपक्ष का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना और सरकार को जन सरोकार के मुद्दों पर घेरना, और सरकार फिर अपना पक्ष रखती है। सरकार बताती है कि नहीं जी आप ठीक नहीं कर रहे हो, हमने ये किया, हमने वो किया। सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है। अब कोई भी विपक्ष और कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है सदन में भ्रष्टाचार का एम्बुलेंस सर्विसेज में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी बात है, बहुत बेसिक बात है। और मुख्यमंत्री बता रहे थे कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि जो ये एक्सपायर्ड दवाइयां निकल रही हैं, इनकी जो खरीद हो रही है, या अभी हेल्थ विभाग में जो अभी तबादले हुए किसी सचिव की वजह से, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की। और देखिए सरकार हो या विपक्ष, दोनों जनता के प्रति अकाउंटेबल है, अनअकाउंटेबल कोई नहीं है। और इनको ये जो जवाब है, अब जनता देख रही है, आपने सही कहा कि जनता नोक झोंक देख रही है, जनता सब सुन रही है, सब जनता के सामने टीवी पर है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के इस प्रश्न का, इस आरोप का उत्तर देना चाहिए था, और उनको कहना चाहिए था कि हम इस तरह की, ये कहना कि समाजवादी पार्टी के शासन में ये हुआ, समाजवादी पार्टी के शासन में वो हुआ, वो पैरेलल ड्रॉ करना ठीक नहीं है। क्योंकि भाजपा कहती है कि हमारी सुशासन की सरकार है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमने कई नए मानदंड खड़े किए हैं। तो बीजेपी को इस तरह के आरोपों को लेकर मुझे लगता है कि योगी की सरकार गंभीर है। भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे में मैंने सुना है, लेकिन सदन में जब खुलकर नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाए कि एम्बुलेंस सर्विसेज बिना पैसा दिए नहीं मिल रही है, बिना रिश्वत दिए, तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को बहुत ही जवाबदेही के साथ, जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए, और प्रतिपक्ष और जनता दोनों को आश्वस्त करना चाहिए कि जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए सर, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं सर कि देश की ये इकलौती विधानसभा होगी जो एकदम जीवंत है सर, एकदम जीवंत। तो सुनिए आप चर्चा, मजा आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैंने सुना और प्रश्न भी जो थे विधायकों के ब्रजेश जी, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, शिक्षकों के बारे में, जन सुविधाओं के बारे में, और वो जवाब देने वाले लोग भी बहुत स्मार्टली वो दोनों। सर देखिए एक और दृश्य था, बड़ा अद्भुत दृश्य, मुझे लगता हो सकता है कि लोगों की आंख से मिस हो गया, बड़ा अनोखा दृश्य। एक विधायक सवाल पूछ रहे थे, मोबाइल पर सवाल लेकर आए थे और ऐसे ऐसे करके सवाल पूछ रहे थे। क्या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है सर? गजब, मैंने देखा बहुत बढ़िया बात है ये, मतलब इंटरेस्टिंग जी, मैंने देखा। मतलब पेपरलेस असेंबली कहाँ मिलेगी सर? यही मिलेगी। और सामने मैंने देखा कि टैबलेट्स लगे हुए विधायकों के, और अध्यक्ष ने कहा कि आपके टैबलेट पर ये जानकारी
आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि विधानसभा, आपने सही कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही कुशलता से चला रहे थे, लेकिन सरकार, देखिए विपक्ष का काम है सरकार को खड़ा करना। आप उसके लिए अखिलेश यादव पे उंगली नहीं उठा सकते, उनका काम है, जनता ने उनको इसी काम के लिए चुना है कि तुम सरकार को रोज कटघरे में खड़ा करो, और सरकार का काम है उसको बताना कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, हमने काम अच्छा किया है। लेकिन जब सदन में इस तरह का गंभीर आरोप लगे तो मुझे लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए। और योगी सरकार का ऐसा ट्रैक है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो टॉलरेंस है वो जीरो है, वो बर्दाश्त नहीं करते इस तरह की चीजों को। तो मुझे लगता है कि कोई सार्थक कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। शुक्रिया आपका सर। वीरेंद्र जी भी डिबेट में आ गए आज जो है आज जी वीरेंद्र जी भी आज असेंबली का हिस्सा थे, आज देख रहे थे सब कुछ। तो वीरेंद्र जी आज का क्या फीडबैक है, लोगों ने किस तरह से लिया आज की सदन की कार्रवाई को, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर? आज मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों आमने सामने हो गए और बड़ा विकट बात और संवाद चला। देखिए एक चीज़ ये है कि अगर संख्या बल मजबूत हो तो फिर सत्ता पक्ष का डटकर मुकाबला विपक्ष कर सकता है। आज के सदन में एक चीज़ ये भी दिखी, क्योंकि अखिलेश यादव के पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, बसपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है और तमाम सारे दल भी हैं, तो वो नेता विपक्ष की जो भूमिका है उसमें वो आए आज काफ़ी एग्रेसिव थे। और कल जो पुलिस ने उनको रोका, कल सदन न आने का जो नाराज़गी थी वो भी शायद उनके भाषण में दिख रही थी, लेकिन आज उन्होंने निशाना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बनाया ज़्यादा। अखिलेश का इससे पहले एक बार एक और डिप्टी सीएम केशव मौर्य से बहुत भिड़ंत हो गई थी, आज उनके निशाने पर पाठक जी थे। लेकिन इसके इतर अगर आप देखें तो वाद विवाद आज इस मायने में अच्छा रहा कि आज अस्पताल की बात हुई, आज एम्स की बात हुई, आज विकास की बात हुई, और दोनों ने, मुख्यमंत्री ने भी डटकर जवाब दिया और बताया कि 4 बार मुख्य सरकार रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी में क्या क्या खामियां थी उनकी सरकार में और कहां कमियां रह गई, और अब वो उनको 10 साल के लिए मौका मिला है, उनके पास अपना एक रोड मैप है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। देखिए सियासत में परसेप्शन, संघर्ष या फैसला या तो सदन में हो या सड़क पे हो, और जो पार्टी विपक्ष में है उसके पास तो खाली सदन बचता है और सड़क, और इन दोनों का अगर सही इस्तेमाल होगा तभी जो प्रदेश की या देश की सरकार होगी, जो सत्ता में बैठी सरकार होगी, वो भी अपने दाएं बाएं देखेगी कि हमारी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, अन्यथा वो उसको आलोचना झेलनी पड़ जाती है। आप देखिए कि आज अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को छापा मार मंत्री कह दिया, कहा कि छापा मारते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता, और उनके लिए कहा कि भाई आप लोग मेडिकल कॉलेज तमाम बनवाने का दावा करते हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कुत्ता घूम रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डायलिसिस यूनिटें नहीं चलती हैं, कोरोना काल बीता, वेंटिलेटर तमाम आए वो नहीं चलते हैं, इंसेफेलाइटिस पे बात हुई, तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने घेरा सरकार को खूब, और सरकार भी चुपचाप सुनती रही। एक तरह से कहा जाए चैलेंज कबूल किया। जो चैलेंज कबूल करते हैं फिर वो जवाब देते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात समस्या यह है कि जो भी दल सत्ता में होता है वो पिछली सरकार की कमियां गिनाता है, अपनी अगर उसकी कमी की ओर बात करेंगे तो वो पुरानी बात पे आ जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष का रहना जरूरी और विपक्ष का लड़ाई जरूरी इसलिए हो जाती है कि अगर कुछ कमियों पर, विपक्ष की आलोचनाओं पर सरकार ध्यान देगी तो उसका फायदा अंततोगत्वा जनता को मिलता है। और एक नया सदन के अलावा भी एक समीकरण आज बना, अखिलेश के प्रति मायावती के दिल में जो कहा जाए उनको रोका गया, उसके प्रति थोड़ा से विपक्ष को लेकर मायावती ने इस बात को सत्ता पक्ष की आलोचना की कि विपक्ष के प्रदर्शन को रोकना नहीं चाहिए। मायावती का अखिलेश के प्रति इस तरह से नरम रवैया ये उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम सारे सवाल खड़े करता है, तमाम सारे संभावनाएं पैदा करने लगा है। और अभी 2024 का चुनाव होने वाला है। हाँ, ये अचानक से प्रेम कैसे उमड़ा ये मुझे भी समझ में नहीं आया। एक के बाद एक 3 ट्वीट आए और
विपक्ष का समर्थन, वो भी मायावती ने वो भी खुलकर, और बीजेपी को तो आज बहुत भला बुरा कह दिया। ये कैसे, ये क्या कॉम्बिनेशन है? एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं, फिर मायावती को बताऊंगा, आप सुनिएगा कि जिंदगी का एक बहुत कड़वा मजाक है। वो ये है कि हर आदमी की अपनी अपनी चाहत है। नेता सत्ता चाहता है, ऐसे हर पैसे के लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। वकील चाहता है कि हम किसी विवाद में पड़ें, चिकित्सक चाहता है कि हम बीमार पड़ें, पुलिस चाहती है कि हम कुछ अपराध करें, अध्यापक की नज़रों में तो स्टूडेंट पैदाइशी बेवकूफ़ हैं, कफन बनाने वाला चाहता है कि लोग खूब मरें। बस एक चोर है ब्रजेश जी जो चाहता है कि हम खूब चैन से सोएं और हम खूब धनवान रहें। तो हमारे देश में लोगों की बड़ी अलग अलग विचित्र विचित्र इच्छाएं हैं। तो बहन जी की कौन सी इच्छा जग गई अचानक? अब आप 2019 का रिजल्ट देखिए और 2014 का रिजल्ट देखिए लोकसभा का। 14 में मायावती का 0 हो गया लोकसभा में, 19 में मायावती और अखिलेश मिलकर लड़े तो मायावती आज 10 सांसद लेकर बैठी हैं सदन में। तो मायावती इस बात को जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकता पर अगर जोर नहीं रहेगा, वोट बिखरेगा, तो बीजेपी उसको फायदा उठा लेगी। एक तरफ नीतीश कुमार का प्रादुर्भाव हुआ, उत्तर प्रदेश में माना गया कि सारे दल एक साथ नहीं आ सकते। कांग्रेस, अच्छा, ये कोई पॉसिबिलिटी है कि मायावती और अखिलेश यादव मिलकर लड़ सकते हैं 2024 का? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है, कोई जानी दुश्मन थोड़ी है कोई। अब जब वो तो मुलायम सिंह के गेस्ट हाउस कांड के बाद जब अखिलेश और मायावती मिल गए तो अब तो अलग हुए हैं, तो प्रेम मोहब्बत के साथ हुए हैं। अब कहाँ कौन सा उसमें दूरी है, जब चाहे मिल ले। अब उसमें दिल्ली वाली एजेंसी क्या करेंगी फिर? चुप थोड़ी बैठेंगी जी? दिल्ली वाली एजेंसी चुप बैठेंगी? मिलो, अभी बताते हैं 2 घंटा। ईडी और इनकम टैक्स से मिले दिए तब तो बात है, बाकी तो भगवान जाने। देखिए, कंक्लूड करेंगे। आज देखिए किस तरह से सदन में बात आई स्वास्थ्य की, जिसमें पाठक जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी अपने विभाग को लेकर, उस पर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला। ब्रजेश पाठक को अगर जवाब देने का मौका मिलता तो शायद नज़ारा कुछ और होता, तो आनंद कुछ और भी मिलता। लेकिन आज शायद वो आगे जवाब दें, कभी उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश ने एक टारगेट, एक कहा जाए एक विभाग पर आज उन्होंने इस तरह से करारा प्रहार कर दिया कि पूरी सरकार उसके घेरे में आ गई। मुझे लगता है पिछले सत्र में केशव मौर्य उनके निशाने पे थे और इस सत्र में ब्रजेश पाठक। जी बिल्कुल। तो ये तो सियासत में चलता रहता है, लेकिन वो नेता विपक्ष हैं। और अभी आपने सुना भी कि एक मौका सबको देती है सियासत, हो जीवन हो, जो जहां पर है सबको जीवन में मौके मिलने चाहिए, मिलते रहे हैं। तो जिसने अपनी बारी में बेहतर काम किया उसको लोग याद रखें। सियासत में यही चीज़ें काम आती हैं। मगर सरकारें कितना सच बोलती हैं, सियासत में बैठे लोग कितना सच आरोप लगाते हैं, इन सब पर अदम गोंडवी की एक लाइन है, सुनिएगा कि मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को और समझा उन्होंने कि इससे खतरा है निजाम को, और चोरी न करे, झूठ न बोले तो क्या करे, चूल्हे पर वसूल पकाएगी सरकार क्या शाम को। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित बात कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला का। मनीष जी, देखो, वैसे जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं ना, धीरे धीरे विपक्ष आपके खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे सियासत हो, इकट्ठे हो रहे हैं सब आपके खिलाफ। तैयार हो जाओ। देखिए ब्रजेश जी, विपक्ष एकत्रित हो, लोकतंत्र में सवाल पूछे सरकार से, ये तो खूबसूरती है। लेकिन होमवर्क के साथ सदन में आना चाहिए और हंगामा हल्ला बोल से जनता का हित नहीं होता है। अभी तमाम सवाल आए, चूंकि विपक्ष के 3 लोग आपने बैठाए हैं, इतना समय मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक तो साजन जी और अरे आप बोलो, खूब समय बोलो। सपा के और आरएलडी के प्रवक्ता को सबसे बड़ी आपत्ति है कि कल पैदल मार्च रोक दिया गया। मेरा सवाल है कि 500-600 लोगों की जो भारी भीड़ इन्होंने एकत्रित की थी अखिलेश यादव जी के, वो सभी विधायक थे क्या? उन 500-600 लोगों को विधानसभा में घुसाने के षड्यंत्र में क्या राज छिपाता है, भी आज बताते हैं लोग।
आखिर क्यों ये कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की? जब पुलिस ने इनको रूट बना के दिया तो उस रूट से क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो देखिए ये हंगामा करना चाहते हैं। बीच में टोका टाकी नहीं प्लीज। और मैंने डिबेट के प्रारंभ में ही निवेदन किया, सब अपनी बारी में बोलो। मैंने इसीलिए इनका सब आप बोलिए। नहीं, कोई नहीं टोकेगा, गो अहेड। तो निश्चित रूप से इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर 500-600 लोगों की भारी भीड़ को लेकर विधानसभा के अंदर क्यों जाना चाहते थे? क्या 500-600 विधायक हैं क्या सपा के पास जो संख्या इन्होंने एकत्रित की थी? इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़ा किया। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में आउटसोर्सिंग नहीं थी लगता है, या तो रोहित जी को पता नहीं है, या तो इसी तरह के सवाल के आदि ये लोग हैं। और इन्होंने बड़ा दर्द व्यक्त किया कि एक भी महिला विधायक नहीं है। इनसे मेरा सवाल है, कितने टिकट इन्होंने महिलाओं को दिए थे चुनाव के दौरान? विधायक नहीं जीत कर आए, और इनकी महिला विधायक जीत कर आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? और आराधना जी ने कई बड़े संवेदनशील विषय पर कहा, लखीमपुर खीरी की घटना को उन्होंने उद्धृत किया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सरकार का काम होता है कि घटना ना हो। अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो तो उस पर कार्रवाई हो। 6 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, फास्ट ट्रैक में मुकदमा डाला जाएगा, उनको जल्द से जल्द सजा हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन आदरणीय आराधना जी से मेरा सवाल है, उन्हीं की सरकार है राजस्थान में, वहां उनके मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पे क्या कहते हैं कि 56% मामले महिलाएं झूठे दर्ज कराती हैं। इनके एक मंत्री मुख्यमंत्री के मौजूदगी में कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। और स्वयं आराधना जी के उत्तर प्रदेश के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आज की डेट में हजरतगंज थाने में आज की डेट में भी पास्को एक्ट के आरोपी है। तो महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशीलता, मुझे अच्छा लगा आपने सवाल खड़ा किया, लेकिन कभी कांग्रेस की राजस्थान और नसीमुद्दीन की तरफ भी देख लीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुनील साजन, अब आपकी बारी है, बताइए 500 लोग लेके असेंबली क्या करने जा रहे थे? नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये मिथ्या आरोप है। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले कार्यक्रम जारी किया और कहा कि हम केवल विधायकों के साथ जाना चाहते हैं, और ये कह रहे 500 लोग थे। तो आप तो जानते हैं समाजवादी पार्टी के कितने विधायक हैं, आप केवल सत्सम्मान उनको इजाजत दे देते पैदल जाने की। कहां 500 लोग जा रहे थे? और आप जो एक रटा रटाया बात करते हैं कि भाई विपक्ष आवाज उठा रहा था, हंगामा कर रहा था, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो आप बंगाल में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती। राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, दिल्ली में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, आप बिहार में धरने पे बैठ रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है। तो जहां आप विपक्ष में हैं वहां आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जहां सरकार में है वहां आप नहीं करने देंगे, कहेंगे कानून व्यवस्था बिगड़ गई। क्योंकि आपके मन में चोर है, आपको डर है कि आपका जो भ्रष्टाचार है, आपके जो सहयोगी बलात्कारी हैं, आप कह रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी घटना, क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से छुड़वाती है, फिर उनको फूल माला डालती है और उनका भव्य स्वागत करती है? कोई है पार्टी ऐसी जो बलात्कारियों का स्वागत करती हो? केवल भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक बात मायावती जी की है कि अभी बीरेन जी भी कह रहे थे कि मायावती जी ने समर्थन किया, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में हैं, वो इस बात की निंदा करेंगे कि आप विधायकों को पैदल नहीं जाने देंगे, विपक्ष को आवाज नहीं उठाने देंगे। और हमारी और मायावती जी की तो कोई लड़ाई है नहीं ब्रजेश जी, सवाल पूछना अपने तो अपने होते हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते थे, फिर से दोहराइएगा, रहेंगे। फिर से दोहराइएगा, कौन क्या होते हैं? अरे अपने तो अपने होते हैं, अपने तो इसकी थोड़ा व्याख्या करिए। हम उनका सम्मान इसकी थोड़ी व्याख्या करिए। करते हैं, करते रहेंगे। अपने अपने होते हैं, इसकी थोड़ा व्याख्या करिए। अरे व्याख्या क्या करना? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बहन जी को बुआ जी कहते हैं, आदरणीय बुआ जी भतीजा मानती हैं। ये जाल फेंक रहे हो कि कैरेट लटका रहे हो? हमारी उनकी कौन सी लड़ाई है जी? ये जाल फेंक रहे हो कि कैरेट लटका रहे हो? नहीं, हम तो लोहियावादी और अंबेडकरवादी दोनों विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं और गांधी जी के सिद्धांत को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे तो चलने वाले लोग हैं नहीं। आज सुबह से माहौल कुछ बदला हुआ है विपक्ष में, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ पका रहे हैं आप लोग अंदर अंदर।
नहीं नहीं, राजनीति में नेता कुछ नहीं पकाते, जनता पकाती है। जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। तो जनता समझ चलो अच्छा, मैं घुमा के पूछने की बजाय सीधे सीधे पूछ लेता हूं। महंगाई, चलो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं, क्या घुमाना और क्या फिराना, क्या गूगली पूछना। बसपा के साथ समझौता होगा क्या सपा का? सीधे सवाल। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी करेगी, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ समाजवादी पार्टी रोकेगी। और ये आराधना मिश्रा वाली पार्टी कांग्रेस? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो हम बधाई देंगे कि पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और मुझे जितना याद है, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हो। गांधी जी चले हों, आजादी के बाद किसी ने पदयात्रा की हो, जो जनता के बीच जाता है जनता उसको समर्थन देती है। मुझे लगता है कि जहां जहां पदयात्रा कर रहे हैं राहुल जी, उनको समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोके, उसके लिए जो रणनीति बनानी पड़ेगी बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। आराधना मिश्रा जी, कुछ स्पेसिफिक आरोप राजस्थान को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने आपकी पार्टी पर लगाए। मैं चाहता हूं कि आप पहले उसको रिस्पॉन्ड करें और फिर ये बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष में कोई एकता चल रही है, क्या बात हो रही है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि ये इससे बड़ा सच नहीं हो सकता कि बलात्कारियों को माला पहना करके उनका स्वागत और सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पूरी तरह से ये आरोप गलत है कि वहाँ पर जो भी घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री जी ने उस पर गंभीरता से उसका संज्ञान लिया है, आरोपियों को अरेस्ट किया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ ब्रजेश जी, इसी उत्तर प्रदेश में जब उन्नाव की बेटी न्याय मांग रही थी और आरोपी कौन था? भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक था। अंत तक भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जब तक उच्चतम न्यायालय ने उसका संज्ञान लेकर के और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश कड़े नहीं जारी किए, तब तक नहीं किया। एक घटना नहीं, दूसरी घटना मैं बताती हूँ। उन्नाव में जब दूसरी घटना हुई, बेटी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया, उसमें भी सरकार उस पीड़िता के साथ खड़ी नजर नहीं आई, उन आरोपियों को बचाती हुई नजर आई। हाथरस की घटना पूरी दुनिया ने देखी और उसकी कड़ी निंदा की गई। किस तरह से एक रेप पीड़िता को उसकी परिवार की आंखों के सामने रात के अंधेरे में उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया। आप सब ने देखा किस तरह से उसमें तेल डाल करके और लकड़ी के फट्टे डाल करके उसको जला दिया गया। परिवार को उसकी शक्ल नहीं देखने दी गई। ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति। तो हमें इस पे पाठ ना पढ़ाएं। अगर जरा भी संवेदनशीलता है रुकिएगा, दूंगा टाइम तो इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह की विभत्स घटना उत्तर प्रदेश की पुनरावृत्ति ना हो, यही हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से। एक वो विपक्षी एकता वाली बात सुरक्षा सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं बचेंगी। मैं आपको एकता की बात कर रही हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट है, राहुल जी की यात्रा चल रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं, वो ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा के खिलाफ हैं, उसको उनसे लड़ना चाहती हैं। हम उन सभी को के साथ खड़े होकर के इस लड़ाई में अगुवाई करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। ये स्पष्ट है। ये तो कई बार प्रियंका जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, सबने कहा। इसमें कौन सी नई बात है? और यूपी में आपकी कोई अगुवाई थोड़ी होगी। यूपी में तो आपको भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की मदद चाहिए होगी पीछे खड़े होने के लिए। देखिए, ये यूपी का चुनाव नहीं है ब्रिजेश जी, ये देश का चुनाव है। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद, राष्ट्रीय लोकदल और देश के चुनाव में भी हम आमंत्रित करेंगे, सभी लोग हमारे साथ हैं। बहन जी भी आए, सभाएं जो भारतीय जनता पार्टी की कोई इनविटेशन भेजा है क्या बहन जी के पास? कोई वार्ता चल रही है, कोई डेलीगेशन गया है? महंगाई में नौजवानों के साथ
अभी तक ऐसी कोई वार्ता नहीं है और ये मेरा विषय भी नहीं है, ये हमारे सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व का विषय है। फिर भी जहां तक मेरी जानकारी, अभी इस तरह की कोई वार्ता नहीं। धन्यवाद। पर फिर भी हम कहेंगे कि हम आमंत्रित करेंगे कि जो भी ताकतें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है, हम उनके साथ खड़े होकर के लड़ाई को लड़ेंगे। थैंक यू। हाँ बताओ भाई, रोहित कुछ बीच बीच में बोल रहे थे, आप बताओ, आपकी बारी, बोलो क्या बेचैनी थी? नहीं ब्रिजेश जी, बेचैनी बिल्कुल होगी। जब जनता भूखे पेट अगर सो रही है तो बेचैनी बिल्कुल होगी। खाली गुलाबी कागज दिखा देने से थोड़ी ना जनता का पेट भर जाएगा। धरातल पे देखिए, महंगाई से जनता कहरा रही है, भ्रष्टाचार से जनता कहरा रही है, दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलित बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चों के ऊपर क्राइम बढ़ा है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मद के अंदर विफल हो चुकी है। आप देखिए प्रयागराज के अंदर किस तरीके से छात्रों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, 400% फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिजली मंत्री जब जाते हैं केंद्र के ऊपर और फोन करते हैं उपभोक्ता को तो बधाई देते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं, अरे हमारे डिपार्टमेंट ने आपकी कंप्लेंट सॉल्व कर दी, आपको बधाई हो। मतलब किस चीज की बधाई दे रहे हो भाई? महिला प्रत्याशी उतारे थे, मनीष पूछे थे, बताओ ना। नहीं बिल्कुल मनीष जी, महिला प्रत्याशी उतारे थे, लिस्ट देख लेना। अब आपका ज्ञान कम है, अब मैं इसमें क्या बता सकता हूं। नहीं आप लिस्ट देख लेना हमारी। महिला प्रत्याशी उतरे थे और जो महिला प्रत्याशी उतरे थे उन्होंने आपको छक्के छुड़ाने का आपका काम कर दिया था आपके कैंडिडेट का। अगर बेईमानी ना की होती तो सदन में हमारे भी महिला प्रत्याशी पहुंचते। मनीषा अहलावत जी मेरठ से खड़ी हुई थी और आपका सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने छक्के छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का निरंतर करने का काम किया है। तो इसलिए मनीष जी कृपया करके ना हमसे सवाल पूछने से पहले अपनी तैयारी कर लिया करो। और जो आप आरोप लगा देते हो ना सदन के अंदर, ये झूठ बोल दिया, वो झूठ बोल दिया, अरे भाई साहब सदन में बोला है, सदन में बोला है तो किसी तथ्य के आधार पर ही बोला होगा। तो इसलिए कृपया करके कम से कम सम्मान दो और सम्मान लेने अगर लेना चाहते हो तो देने का भी काम करो। और विपक्ष का काम है आपसे सवाल पूछना और उस सवालों को स्वीकार करो और उन सवालों का निस्तारण करके जनता की सेवा करने का काम करो। ओके मनीष जी 20 सेकंड है आपके पास, आप रिस्पॉन्ड करें दोनों लोगों। देखिए दो बातें हैं। एक तो अभी आराधना जी ने कहा कि मैंने जो कहा है वो गलत बात। 3 सितंबर को बयान है कि 56% रेप के मुकदमे गलत दर्ज होते हैं। दूसरा बयान जो इनका था उससे असंवेदनशील बयान नहीं हो सकता कि इनका मंत्री, राजस्थान का मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के सामने कह रहा हो कि रेप होते कोई बात नहीं, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मेरा एक इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि नसीमुद्दीन के ऊपर 501 का मुकदमा कायम है कि नहीं कायम है? नई बात हो तो बताओ। नहीं, उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। उसको तो इन्होंने कहा मैंने गलत बोला है, इसलिए मैंने डेट वाइज बता दिया है। थैंक यू। और मैंने तो इनके सवाल पे आपत्ति भी नहीं दर्ज की। मैंने कहा सही सवाल है, संवेदनशील सवाल है, उस पर हमने जो कार्रवाई की उसको मैंने बताया। न्यायपालिका पे विश्वास रखिए, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संजय बेचन जी, यहाँ तो देखिए मसला दिलचस्प होता जा रहा है, विपक्ष एक दूसरे की पीठ खुजा रहा है, सब एक दूसरे को बधाई पे बधाई दिए जा रहे हैं। ये कुछ तो अंदर ही अंदर गेम कर रहे हैं सर, जो हम लोग को पता नहीं है अभी। देखिए ब्रजेश जी, बिहार की बयार जो है वो उत्तर प्रदेश तो पहुंचेगी ही। अब जब बिहार में सब इतना मीठा बोलते हुए सुनील साजन को मायावती के बारे में मैंने तो पहली बार ही सुना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने तो अपने होते हैं, मैं भी सुन रहा था और व्याख्या भी कर रहे हैं। अपनों को अपनाने का सपना कैसा, हाँ मतलब ये तो राजनीति यही है ब्रजेश जी, कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन होता नहीं है। और बस सर मुझे तो राजनीति समझ में नहीं आती। मैं तो कई बार चिकोटी काट के चेक करता हूँ कि ये जो सुन रहा हूँ सही है कि नहीं। कुछ तो पक रहा है, कुछ तो पक रहा है। मायावती जी का जो बयान है कुछ तो निश्चित रूप से दोनों के बीच पक रहा है। और सुनील जी बड़े समझदार प्रवक्ता हैं और उन्होंने बहुत इशारों में कह दिया कि अपने तो अपने होते हैं, अब उसके आप मायने निकालते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जो है कुछ ना कुछ पका रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसकी नजर भी 24 के चुनाव पर है। जाहिर है बीजेपी ने दो साल पहले तैयारी शुरू कर दी है, तो विपक्ष को भी तो तैयारी करनी है। अब जब से ये बिहार का प्रकरण हुआ है, नीतीश और लालू साथ आए हैं, तो सबको लगने लगा है कि नहीं, बीजेपी को, फिर झारखंड में हुआ, वहां भी सबने मिलकर बीजेपी को
वहां अपना फिर से विश्वास मत लिया वहां के मुख्यमंत्री ने। तो इन लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर मिल के लड़ा जाए तो भाजपा को जो ये हिंदी बेल्ट की 200 सीटें हैं उस पर गंभीर चुनौती दी जा सकती है। जो 118 सीटें हैं, देखिए उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, तो अगर इस पर इनकी एकता होती है, हालांकि अभी भी इसमें बहुत से अंतु परंतु हैं, कौन इसको लीड करेगा। मैं आराधना जी को सुन रहा था, आराधना जी अपनी अगुवाई की बात कर रहे थे, नीतीश अपनी अगुवाई की बात करते हैं, ममता जी अपनी अगुवाई की बात करती हैं, मेरे ख्याल से अखिलेश जी भी अपनी अगुवाई की बात करेंगे। तो इन चारों में कौन अगुवाई करेगा, ये सब चीजें अभी तय नहीं हुई है। और इस पर इस मसले पर बीजेपी को एज है क्योंकि उसका लीडरशिप सबके सामने है। लेकिन ये पर सर मैं आपसे एक बात का प्रॉमिस करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक फील्ड है ना सर, बड़ी करिश्माई है और आपको यहां 2024 में बड़ा मजा आएगा सर, परिणाम कुछ भी हो। बिल्कुल मुझे लग रहा है आज बहन जी ने उसका ट्रेलर दिखा दिया है और सुनील जी की मुस्कुराहट ने भी बहुत कुछ बता दिया है कि कुछ तो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी बात सद्भावनापूर्ण तरीके से रखने के लिए मैं आप सबका विशेष धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस प्रसारण को देखने के लिए।